बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है वो एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करनी है। तो 6.2 से पहले एक दो चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद हम 6.2 स्टार्ट करते हैं। 6.2 में जो चीज़ यूज़ होनी है वो यूज़ होनी है प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोग्रेशन होती क्या है। प्रोग्रेशन बेसिकली क्या चीज़ है कि जिस तरह हमारे पास एक सीक्वेंस, मैंने क्या पिछले लेक्चर में डेफिनेशन बताई थी सीक्वेंस की। मैंने कहा था जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है कि जिसमें हमारे पास कोई डेफिनेट रूल यूज़ होता है। ठीक है, डेफिनेट रूल यूज़ होता है यानी कि कोई स्पेसिफिक चीज़, उसमें कोई एक टर्म यूज़ हो रही है, कोई डेफिनेट रूल यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से वो टर्म्स आ रही हैं और हम कहते हैं कि वो एक सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 था तो मैंने क्या बताया था कि हर एक में इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है, इसका मतलब है कोई डेफिनेट रूल यूज़ हो रहा है। फिर उसके अलावा हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जिनमें हमारे पास जब हम देखते थे सीक्वेंस कुछ इस तरह बन रहा होता था कि ऑड नंबर्स होते थे, इवन नंबर्स होते थे, और हर एक में इंक्रीमेंट किसी में 4, मतलब एक टर्म में अगर 4 का हो रहा है, नेक्स्ट में 5 का हो रहा था, नेक्स्ट में 6 का इंक्रीमेंट हो रहा था। यानी कि कोई ना कोई रूल हर सीक्वेंस में यूज़ हो रहा होता है। अब प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन सीक्वेंस से कितनी डिफरेंट होती है, बस इतना फ़र्क है इनमें प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में कि जो सीक्वेंस होता है उसमें डेफिनेट रूल तो यूज़ होता है लेकिन कोई भी हो सकता है उसमें। हर टर्म में जो है इंक्रीमेंट, फॉर एग्जांपल अगर पहली टर्म है उसमें 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है, दूसरी में 3 का आ सकता है, अगली में 4 5 अप टू सो ऑन। लेकिन जो प्रोग्रेशन होता है उसमें डेफिनेट रूल तो यूज़ होता है लेकिन जो उसका डेफिनेट रूल है वो होल द सीक्वेंस के लिए सेम होता है। फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ एक सीक्वेंस AN जो कि इक्वल है 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि ये सीक्वेंस है या नहीं है, तो बिल्कुल सीक्वेंस है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ उसमें क्या है, प्रोग्रेशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर हमारे पास ये टर्म 2 है तो नेक्स्ट में 4 है, यानी कि 2 से इंक्रीमेंट इसका हुआ है। ठीक है, यानी कि 2 + 2 किया तो 4 हुआ है, 4 + 2 किया तो 6 हुआ है, 6 + 2 किया तो 8 हुआ है, 8 + 2 किया तो 10 हुआ है। यानी कि हर एक में इंक्रीमेंट किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है। यानी कि जो रूल हमारे पास यूज़ हो रहा है इंक्रीमेंट ऑफ 2 वाला, वो पूरे सीक्वेंस के लिए हो रहा है। ठीक है, पूरे सीक्वेंस के लिए हम इंक्रीमेंट क्या कर रहे हैं, 2 के इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि प्रोग्रेशन क्या होती है, हमारे पास कोई एक सीक्वेंस होता है, सबसे पहले सीक्वेंस होना चाहिए, उसके बाद उसमें डेफिनेट रूल यूज़ होना चाहिए। डेफिनेट रूल जो यूज़ हो रहा है वो होल सीक्वेंस के लिए सेम होना चाहिए। तो अगर प्रोग्रेशन की डेफिनेशन पेपर में आ जाती है तो लिख सकते हैं अ सीक्वेंस in which definite rule is used for whole sequence। यानी कि सारे सीक्वेंस के लिए एक ही चीज़ आएगी। अगर 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है तो पूरे सीक्वेंस में 2 का होगा। ये होती है प्रोग्रेशन। अब उसके बाद प्रोग्रेशन में हमारे पास प्रोग्रेशन की टाइप्स आ जाती हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाती है, उसके अलावा जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक मीन भी इसे बोल सकते हैं, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये 3 टाइप्स हैं इसकी। अगर आपका MCQs में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोग्रेशन के कितने टाइप्स हैं तो आप लोग लिख सकते हैं प्रोग्रेशन की 3 टाइप्स हैं। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, या नंबर 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक मीन भी बोल दें, नंबर 2 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नंबर 3 हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये 3 टाइप्स हैं प्रोग्रेशन की। अब सबसे पहले जो हमने 6.2 एक्सरसाइज करनी है उसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज़ करनी है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम देख लेते हैं कि वो होती क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, जिस तरह मैंने प्रोग्रेशन का क्या बताया है कि सबसे पहले वो सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी कि हमारे पास जो है ऐसी सबसे पहले वो प्रोग्रेशन होना चाहिए। प्रोग्रेशन का क्या मतलब है कि पूरे टर्म पूरे सीक्वेंस के लिए सेम रूल यूज़ हो रहा हो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि द डिफरेंस है, द डिफरेंस of consecutive 2 terms
इज सेम। यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा कि सबसे पहले वो प्रोग्रेशन होगा, यानी कि कोई डेफिनेट रूल यूज़ हो रहा होगा और वो सारी टर्म के लिए होगा। तो उसमें मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट 2 का किया और मैंने बोला कि ये प्रोग्रेशन है। लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने ये चीज़ देखनी है कि हर 2 टर्म्स के दरमियान डिफरेंस कितने का है। ठीक है, तो अगर पूरे सीक्वेंस में टर्म्स के दरमियान हर टर्म के दरमियान सीक्वेंस जो है वो हर टर्म के दरमियान डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे, 2 और 4 है, सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं, 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 आ जाएगा, 6 में से 4 को माइनस किया तो 2 आ जाएगा, 8 में से 6 को माइनस किया तो 2 आ जाएगा, 10 में से 8 को माइनस किया 2 आ जाएगा, अप टू सो वन। यानी कि हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान अगर हम डिफरेंस देखें तो वो होल सीक्वेंस में सेम आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो निशानी है वो ये होगी कि पूरे सीक्वेंस में हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो वो सेम होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके लिए हम एक दो चीज़ें जो यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को जब मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बताई है तो मैंने क्या बोला कि कॉमन डिफरेंस तो हमें सबसे फिर डिफरेंस भी फाइंड करना पड़ेगा। तो डिफरेंस के लिए हमारे पास फार्मूला होगा, जनरल फॉर्म अगर हम देखें an माइनस 1। अब ये जनरल फॉर्म मैंने क्यों यूज़ किया है, an का मतलब है फॉर एग्जाम्पल n की जगह मैं 2 पुट कर देती हूँ और इधर अगर मैं 2 पुट करूँगी तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 an माइनस a1 हो जाएगा। तो सॉरी a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 माइनस a1 का क्या मतलब है कि ये सेकंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड में से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो डिफरेंस किस चीज़ का, कितने का आया, 2 का आया। इसी तरह फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, फिर फोर्थ में से थर्ड को, यानी कि हर टर्म को अपने से पिछली से माइनस करते जाएंगे। पहले 4 को 2 में से माइनस करेंगे, फिर 6 को 4 में से 6 माइनस 4 करेंगे, फिर 8 माइनस 6 करेंगे, 10 माइनस 8 करेंगे। तो इस तरह हमने इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है टर्म्स फाइंड करने का, A1 टर्म जिस तरह हम पीछे सीक्वेंस में A1 A2 A3 फाइंड करते रहे हैं, वो तो सिंपल हम जो है जो सीक्वेंस यूज़ हो रहा था उसमें खुद से हम चेक कर लेते थे कि डेफिनेट रूल कौन सा वाला यूज़ हो रहा है, उस चीज़ को हम ऐड कर देते थे। अगर A1 हमारे पास गिवन होता था, A2 हम कैसे फाइंड करते थे, A1 प्लस जितने की वो इंक्रीमेंट हो रही होती थी। इसी तरह अगर A2 है तो A2 हम A3 है तो A3 हम कैसे फाइंड करते थे, पिछली टर्म और ऐड कर देते थे उसमें जितने का इंक्रीमेंट हो रहा होता था। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें जस्ट एक ही फार्मूला यूज़ होना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और वही हमने उसी से हमने सारी टर्म्स फाइंड करनी है। तो जनरल फार्मूला इसका क्या होगा, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका जर्नल फार्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने का। अब इसका क्या मतलब है, an का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आ जाता है n की जगह पे 2, ठीक है, A1 टर्म जो है वो हमारे पास गिवन होती है, वो ये चीज़ हमारे पास गिवन होती है। ठीक है, इनिशियल चीज़ हमारे पास गिवन होती है A1, क्योंकि हमने हर एक में A1 ही फाइंड करना, A1 ही पुट करना है। A2 से हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल A2 है तो A1 प्लस n की जगह मैंने क्या पुट किया, 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 इज़ इक्वल टू A1 प्लस डी, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 डी आ जाएगा। तो इस तरह हमने सारी वैल्यूज़ निकालनी है। जनरल फार्मूला ये वाला यूज़ करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, और जितनी हमें टर्म्स फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन होती है, फॉर एग्जांपल सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह 2 पुट कर दें, थर्ड टर्म फाइंड करनी है n की जगह 3 पुट कर दें, जहाँ यहाँ पे भी n है तो यहाँ पे भी n की जगह हम वही वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमें रिक्वायर्ड फिर क्या क्या होगा, फर्स्ट टर्म रिक्वायर्ड होगी और हमें डी यानी कि डिफरेंस रिक्वायर्ड होगा। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ an माइनस 3 इज इक्वल टू 2n माइनस 5 फाइंड करें nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यानी कि वो कहता है अगर हमारे पास an माइनस 3 गिवन है 2n माइनस 5 के इक्वल, तो फाइंड हमने क्या करना है, an फाइंड करना है। तो जब हमने an फाइंड करना है तो हमें माइनस 3 यहाँ से, मतलब 3 हमें यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो 3 कैसे ख़त्म हो सकता है कि अगर हम
n की जगह रिप्लेस कर दें n+3, तो +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, तो n टर्म हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लेट क्या करना है कि n जो है वो इक्वल है n+3 के, यहाँ रिप्लेस कर लें, रिप्लेस करेंगे हम n इज़ इक्वल टू n+3। अब यहाँ पे हम n की जगह पुट करेंगे n+3 और -3 एज इट इज साथ आ जाएगा, यहाँ भी 2 और n की जगह पे n+3 और -5, तो an+3 -3 कैंसिल, an इज इक्वल टू 2n + 6 - 5, an इज इक्वल टू 2n + 1, तो an टर्म हमारे पास क्या होगी 2n + 1। तो इस तरह हम जो है n टर्म फाइंड कर लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड करें 13th टर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस उसने हमें दे दी है जिसमें a1 x है, a2 1 है, a3 2 - x है, a4 3 - 2x है। उसने बोला 13th टर्म फाइंड करें। अब जब हमने पिछले सीक्वेंसेस किए थे तो उसमें हम क्या करते थे, हम सारी a1 से स्टार्ट करते थे और सारी की सारी जो है टर्म्स फाइंड करते थे। एक्सरसाइज 6.1 की बात कर रही हूँ। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फ़ायदा ये है कि आपने जो टर्म फाइंड करनी है, यानी कि फॉर एग्जांपल वो 13 टर्म बोल रहा है, तो हमें पीछे से वो सारा सीक्वेंस लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें a1 चाहिए और हमें डिफरेंस चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर हमारे पास है तो हम इजीली डायरेक्ट जो है 13 टर्म फाइंड कर सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले हमारे पास अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखें तो उसमें हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि वो डिफरेंस, और दूसरी चीज़ हमें a1 जो है वो पता होना चाहिए। तो a1 क्या है, यहाँ से हमारे पास पहली वैल्यू a1 होती है, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x आ गई। उसके बाद दूसरी चीज़ डिफरेंस, यानी कि हर टर्म के दरमियान डिफरेंस कितने का है। तो सेकंड में से हमने फर्स्ट को माइनस करना होता है, तो यहाँ पे a1 x है और a2 क्या है 1 है, तो 1 में से हमने x को माइनस करना है। तो डिफरेंस इज इक्वल टू 1 - x, यानी कि डिफरेंस का अगर जर्नल फार्मूला यूज़ करें an - 1, तो d इज इक्वल टू a2 - a1। ठीक है, तो इस तरह मैंने d इज इक्वल टू 1 - x। अब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका मतलब है कि सारी टर्म्स में डिफरेंस जो है वो भी सेम होना चाहिए कंसेक्यूटिव टर्म्स का। अब अगर हमने 1 में से x को माइनस किया तो 1 - x, अगर 2 - x में से 1 को माइनस करेंगे वो भी 1 - x आएगा, अगर 3 - 2x में से पिछली टर्म को माइनस करेंगे तब भी 1 - x आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस अब में क्या आ रहा है 1 - x। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस लिखना होता है, यानी कि हर टर्म में वही डिफरेंस होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1 - x आ गया, a1 की वैल्यू x आ गया। अब हम इजीली a13 फाइंड कर सकते हैं। जनरल फार्मूला हमारे पास क्या था, an इज इक्वल टू a1 + n - 1 इंटू d। तो यहाँ से n की जगह अगर हम 13 पुट करें, a1 क्या है, a1 की वैल्यू गिवन x प्लस n - 1, n हमने क्या पुट किया 13 पुट किया, n की जगह 13 - 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है 1 - x का। तो a13 इज इक्वल टू x प्लस इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई अगर हम करें, 13 में से 1 को माइनस करें तो 12 इंटू 1 - x। तो a13 इज इक्वल टू, अगर 12 को इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो x प्लस 12 - 12x, तो -12x और प्लस x तो -11x। तो यहाँ से a13 इज इक्वल टू -11x प्लस 12। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड था कि हमने a13 जो है वो फाइंड करना था, यानी कि 13 टर्म फाइंड करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उससे मिलता जुलता अगले जो क्वेश्चन हैं सारे 7 और 8 वो इसी से मिलते जुलते हैं, वो आप लोगों ने कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 - 1 इज -85। कहता है एक हमारे पास सीक्वेंस चल रहा है 5 - 1 से अप टू 1। कहता है लास्ट टर्म जो है वो -85 है। अब हमें ये पता है कि लास्ट टर्म यानी कि an जो है वो -85 है। अब हमने ये चेक करना है कि वो लास्ट टर्म बनती कौन सी, यानी कि n की कौन सी वैल्यू है जिस पे -85 जो है वो हमारे पास टर्म बन रही है।
यानी कि A1 हमारे पास 5 है, A2 2 है, अब उसके बाद A3 -1 है, अप टू सो 1। AN टर्म हमारे पास गिवन है -85। अब AN में जो n की वैल्यू है वो हमने चेक करनी है कि -85 कब हमारे पास आती है, ठीक है। तो यानी कि AN हमारे पास गिवन है वो -85 है, A1 जो है वो गिवन है वो 5 है। उसके बाद जो डिफरेंस है वो हर टर्म में क्या है, 2 - 5 जो है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते, 2 - 5 इज इक्वल टू -3। इसी तरह -1 -2 इज इक्वल टू -3। हर एक में जो डिफरेंस है वो -3 का होगा, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम ही होगा सारी टर्म्स में। -3 डिफरेंस आ गया। अब हमने बेसिकली क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने बेसिकली n फाइंड करना है, ठीक है। हमें n का नहीं पता कि n की कौन सी वैल्यू है जिस पे हमारे पास ये -85 आ रही है। हमें ए डिफरेंस का भी पता चल गया, हमें A1 भी पता है, हमें आखिरी टर्म भी पता है। हमें ये नहीं पता कि A की कौन सी वैल्यू पे आखिरी टर्म हमारे पास -85 आ रही है। तो हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n -1 इंटू डी, यही फार्मूला है। AN की वैल्यू हमारे पास क्या है, -85। A1 की वैल्यू क्या है, 5 प्लस n -1, n हमें नहीं पता, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या है, -3। AN हमें पता है लेकिन हमें n की वैल्यू का नहीं पता। -85 इज इक्वल टू 5, -3 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, -3n प्लस 3। उसके बाद -85 इज इक्वल टू 5 + 3 8 -3n। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम 85 को इस साइड पे ले जाते हैं और 3n को उस साइड पे ले जाते हैं प्लस करने के लिए। 3n उस साइड पे जाएगा प्लस का हो जाएगा, 85 इस साइड पे होगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ से 3n इज इक्वल टू 85 + 8 इज इक्वल टू 93। उसके बाद n इज इक्वल टू 93/3। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31। तो इसका मतलब है कि जो A31 था उस पे हमारे पास उसकी वैल्यू -85 आती है। तो ये n हमें रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी सेम ऐसे ही है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 9 थे और 7 ये सारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरह हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4/3 होल स्क्वायर, 7/3 होल स्क्वायर, 10/3 होल स्क्वायर। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देखें, एक तो इनके दरमियान जो बटे के नीचे 3 है वो सारी वैल्यूज़ में कॉमन है, ठीक है। हर टर्म में जो है वो 3 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक ये चीज़, दूसरी चीज़ यहाँ पे स्क्वायर भी हर टर्म में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो टर्म्स हैं वो कंसीडर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो 4 है, 7 है और 10 है। क्योंकि 1/3 भी सब में कॉमन है, यानी कि बटे के नीचे 3 भी सब में कॉमन है, स्क्वायर भी सब में कॉमन है। अब इस सारे को अगर हम लेके सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। तो अपनी इजीनेस के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है 3 जो है सबसे डिवाइड हो रहा है, हमें पता है सब में स्क्वायर आ रहा है। हम क्या करते हैं, हम जो डिफरेंट वैल्यूज़ इनके दरमियान आ रही हैं हम उनको लेके जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम ले लेते हैं 4 को पहली टर्म ले लेते हैं, 7 को सेकंड टर्म, 10 को थर्ड टर्म, अप टू सो 1। अब फाइंड हमने करनी है nth टर्म, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने कंसीडर कर लिया कि A1 जो है वो 4 के इक्वल है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस देखें, अगर इनके दरमियान सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस किया, 7 - 4 3, 10 - 7 3, यानी कि हर एक में जो डिफरेंस है वो 3 का आ जाएगा। क्या कॉमन डिफरेंस में पता चल गया। अब हम n टर्म फाइंड करेंगे। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n - 1 इंटू डी। AN इज इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या ली है, 4 ली है, n - 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 का। AN इज इक्वल टू 4 प्लस 3n माइनस 3। AN इज इक्वल टू 3n प्लस 1। तो यानी कि हमारे पास जो nth टर्म आई है वो AN इज इक्वल टू 3n प्लस 1 आई है। अब ये तो हमने सिंपल वो ऊपर वाली वैल्यूज़ यूज़ करके तो हमने इसे n टर्म को फाइंड किया है।
अब हम फाइनल जो nth टर्म फाइंड करेंगे वो कैसे हम करेंगे कि हम इस वैल्यू को हम इसी तरह स्क्वेयरिंग में और इस तरह बटे में 3 लिख के जो है वो n टर्म फाइंड करेंगे। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा an इज इक्वल टू 3n + 1/3 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड था। देखिए यहाँ पे अगर 4/3 होल स्क्वायर है, 7/3 होल स्क्वायर है, 10/3 होल स्क्वायर है, अप टू सो ऑन 13/3 होल स्क्वायर, अप टू सो ऑन बढ़ता जाएगा। तो nth टर्म जो आएगी हमारे पास वो 3n + 1/3 होल स्क्वायर होगा। अब जो 1/3 होल का स्क्वायर था वो सब में कॉमन था, इसलिए मैंने उस चीज़ को छोड़ के हमने जो वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही थी उन वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने अपनी इजीनेस के लिए ऐसे क्वेश्चन किया है। अगर आप लोगों ने होल वैल्यूज़ यूज़ करनी है आप होल वैल्यूज़ भी यूज़ कर लें, फिर भी आंसर यही आएगा। तो अपनी इजीनेस के लिए यही बेहतर है कि आप लोग जो है इसकी फर्स्ट वैल्यू, इसकी फर्स्ट वैल्यू, इसकी ऊपर वाली वैल्यू, ये सारी लेके तो इनके दरमियान डिफरेंस वगैरह फाइंड करने के बाद जो है आप दोबारा इसमें पुट कर दें। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने क्या बोला है कि अगर हमारे पास 1/a, 1/b और 1/c कोई एक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, शो करें कि हमारे पास b इज इक्वल टू 2ac/a + c है। तो सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस क्या है, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल लें, 1/a, 1/b और 1/c। ठीक है, उसके बाद अप टू सो ऑन कुछ भी नहीं है, जस्ट यहाँ पे लास्ट टर्म खत्म हो गया 1/c। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, a1 फाइंड करना है। a1 हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी कि 1/a। उसके बाद हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास सबसे पहला आएगा 1/b - 1/a। ऐसे ही करते हैं ना, सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू, इसी तरह थर्ड में से सेकंड वैल्यू। कॉमन डिफरेंस दूसरा हमारे पास क्या आएगा, 1/c - 1/b। ठीक है, अब जब हमारे पास कोई नंबर्स दिए हुए थे जैसे 4, 7, 10 था, तो हमें पता था कि हर में से माइनस करो, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया, सबका 3 आ गया, सेम हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ABC वाली टर्म्स यूज़ हुई हुई हैं, तो हमें पता है कि हर जो टर्म है उसके दरमियान जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस जो हर दो टर्म्स के दरमियान होता है वो सेम होता है होल सीक्वेंस के लिए। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों हैं ये इक्वल होते हैं, यानी कि हर दो कंसेक्टिव टर्म के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों टर्म्स को जो है वो इक्वल रख सकते हैं। तो 1/b - 1/a इज इक्वल टू 1/c - 1/b, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम होता है, इसलिए हमने जो है वो इन दोनों को इक्वल रख लिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, या ऐसा करते हैं कि बी वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं और डिफरेंट वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो आएगा हमारे पास एलसीएम वो ए बी आएगा और ऊपर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a - b, और इस साइड पे अगर हम एलसीएम लें तो बी सी आएगा और यहाँ पे आ जाएगा b - c। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, BC × A - B विच इज़ इक्वल टू AB × B - C। ये वैल्यू साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी, ये इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी। तो ये ABC - B² C, इसी तरह AB² - ABC। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, B² वाली वैल्यूज इकट्ठी कर लेते हैं और जो है ABC वाली वैल्यू इकट्ठी कर लेते हैं। ABC इस साइड पे इस साइड पे माइनस का, उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो ABC + ABC और ये -B² C उस साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, AB² + B² C। 2ABC आ गया यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास B² अगर कॉमन लें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है A + C। उसके बाद अगर हमने B की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से B² है तो एक B यहाँ से इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2AC रह जाएगा और यहाँ पे B × A + C रह जाएगा। उसके बाद हमने B की वैल्यू फाइंड करनी है तो B को इधर रहने दें, प्लस C को इस साइड पे ले आए, तो 2AC डिवाइडेड बाय A + C विच इज़ इक्वल टू B। तो हमारे पास यही क्वेश्चन में गिवन था कि B इज़ इक्वल टू 2AC
डिवाइडेड बाय a प्लस सी। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है प्रूफ। तो यहाँ पे एक्सरसाइज जो है वो आपकी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।